प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत। आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश। सबसे पहले हम बात करते हैं इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन की। मिनाज-ए-सिराज के अनुसार इल्तुतमिश इल्बारी सरदार आलम खां का लड़का था। बचपन से ही इल्तुतमिश अत्यंत सुंदर और होनहार बालक था। उसका पिता अपने अन्य पुत्रों की अपेक्षा उसे अधिक स्नेह देता था। परिणाम स्वरूप उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे। भाइयों की ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप भाइयों ने उसे एक घोड़े के व्यापारी को बेच दिया। घोड़े के व्यापारी ने इल्तुतमिश को प्रधान काजी को बेचा और काजी के पात्रों ने दास व्यापार में ले जाकर जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति को बेच दिया और अंत में गोरी के कृपा पात्र ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, पराक्रम, स्वामी भक्ति से ऐबक को अत्यधिक प्रभावित किया और उसका विश्वास प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। उसने सबसे पहले सर जानदार के पद पर अपने आप को स्थापित किया। उसके बाद अमीर शिकार बना और 1205 में जब गोरी ने पंजाब के खोखरों के विरुद्ध अभियान किया तो उसमें इल्तुतमिश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हुए अपने पराक्रम से गोरी को और ऐबक को दोनों को ही प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उसे दास के बंधन से मुक्त कर दिया। ऐबक ने ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो इल्तुतमिश को वहां का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया गया। कुछ दिनों बाद ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और उसे बदायूं का सूबेदार हाकिम नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उसने गढ़वाल राजपूतों का दमन किया और अपनी रण निपुणता के लिए ख्याति अर्जित की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जब लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बनाया और दिल्ली के तुर्क अमीर ने अली इस्माइल की सहायता से इल्तुतमिश को दिल्ली आकर सुल्तान बनने का निमंत्रण दे दिया। तदनुसार इल्तुतमिश सुल्तान बना और आराम शाह को परास्त कर अपने आप को पद स्थापित कर लिया। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की कठिनाइयां। सत्ता ग्रहण करने के बाद उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश सुल्तान तो बना परंतु उसके सामने अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न हुई। सबसे पहली कठिनाई थी तुर्क अमीरों की समस्या। ऐबक को भारत में नव स्थापित तुर्क राज्य को संगठित करने का समय नहीं मिला। उसकी मृत्यु के बाद भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में नियुक्त तुर्क अमीर दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। बहुत से तुर्क सरदार तो गोरी और ऐबक के समय में इल्तुतमिश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। इल्तुतमिश को सुल्तान बना देने से वे सभी असंतुष्ट हो गए और राजवंशीय सरदारों को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। इन तुर्क सरदारों की ये मांग थी कि प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर केवल तुर्क सरदारों को ही नियुक्त किया जाए, भारतीय मुसलमानों को उच्च पद नहीं दिए जाए। सिंध और मुल्तान के सूबेदार कुबाचा ने ऐबक की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया। बठिंडा, कुम्हाव, लाहौर आदि क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। वो अपने आप को ऐबक का उत्तराधिकारी समझता था। इसी प्रकार गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज ने भी भारतीय प्रदेशों पर गजनी का दावा प्रस्तुत कर दिया।
और इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानते हुए उसे राजकीय चिन्ह भिजवा दिए। उस समय इल्तुतमिश ने अपमान सहन कर उन चिन्हों को स्वीकार कर लिया। इल्तुतमिश की सबसे मुख्य कठिनाई तुर्क सरदारों को नियंत्रित कर उन्हें परास्त करना था और अपने दिल्ली सल्तनत या दिल्ली दरबार के अधीन लाना था। दूसरा जटिल कार्य या दूसरी कठिनाई उसकी थी सेना का विश्वास प्राप्त करना। दूसरी समस्या तुर्क सेना का विश्वास प्राप्त करना इल्तुतमिश के लिए अत्यंत आवश्यक था। ये एक संयोग की बात थी कि दिल्ली में तैनात तुर्क सेना, जिसके सेनानायक अली इस्माइल ने तुर्क को आमंत्रित किया था, वह अब इल्तुतमिश का विरोधी बन चुका था और तुर्क सेना अभी भी उसी के नियंत्रण में थी। इस परिस्थिति में इल्तुतमिश के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया कि वो सेना पर अपना विश्वास एकाधिकार स्थापित करे। तीसरी समस्या थी हिंदू सरदारों की समस्या। ऐबक के शासनकाल में बहुत से हिंदू सरदार दिल्ली की अधीनता मानकर वार्षिक कर चुकाने का वचन दे चुके थे, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उन सभी सरदारों ने विद्रोह कर दिया और धीरे धीरे कर भेजना बंद कर दिया। कई क्षेत्र के सरदारों ने संगठित होकर अपने अपने क्षेत्रों से तुर्क अधिकारियों को भी बाहर निकाल दिया, जिसमें जालोर, रणथंभौर, ग्वालियर क्षेत्र सम्मिलित थे। उनकी स्वतंत्रता दिल्ली तुर्क राज्य के लिए एक अत्यंत ही गंभीर संकट का विषय थी। दोआब क्षेत्र में भी तुर्क शासन इसी प्रकार से लड़खड़ाने लगा या कमजोर होने लगा। इल्तुतमिश की चौथी समस्या थी उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। इल्तुतमिश के सामने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा भी एक गंभीर चुनौती थी। मध्य एशिया की राजनीति में मंगोलों के प्रवेश से भारी उथल पुथल मची हुई थी। मंगोलों ने ख्वारिज्म के शाह को परास्त कर दिया। ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन भागकर सिंध तट पर आ गया और मंगोल नेता चंगेज खान उसका पीछा करते हुए भारत में कभी भी प्रवेश कर सकता था। इस तरह मंगोलों से अपने आप को बचाना भी उसके लिए एक जटिल समस्या थी। अगली समस्या खोखरों की समस्या थी। खोखर झेलम और सिंध प्रांत के मध्य निवास करने वाले लड़ाकू प्रजाति के लोग हुआ करते थे। खोखरों से प्रारंभ से ही तुर्कों की शत्रुता चली आ रही थी। खोखरों की शत्रुता के कारण उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा असुरक्षित होने लगी थी, क्योंकि ख्वारिज्म के शाह ने खोखर से मैत्री कर दिल्ली को अधीन कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। दुर्बल राज्य या राज्य अधिकार। इल्तुतमिश एक दास था और विशुद्ध तुर्क सरदारों की दृष्टि से उसके साम्राज्य पर अधिकार अनुचित था। उसको सुल्तान मानने वाले लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस्लामी कानून के हिसाब से भी इल्तुतमिश की स्थिति कमजोर थी और धार्मिक नेताओं का व्यवहार भी उसके पक्ष में नहीं था। अतः इल्तुतमिश के लिए अपने राज्य अधिकार को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक था। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसने बड़ी ही योग्यता और कूटनीतिज्ञता से कार्य संपादित कर इन सभी समस्याओं पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। विरोधी तुर्कों का दमन करने के लिए इल्तुतमिश ने आराम शाह पर निर्णायक विजय प्राप्त की। फिर बहुत से तुर्क अमीरों ने उसके सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के समीप अपने सैनिक टुकड़ी को एकत्र करने के लिए इल्तुतमिश ने इन सरदारों पर अचानक शक्ति का प्रहार करते हुए उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। अधिकांश विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया गया और जो बचे थे इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। अगला था चालीसा मंडल का गठन। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इल्तुतमिश ने
एक बड़ी ही कूटनीतिज्ञता से काम लिया। अपने निष्ठावान दासों का एक दल गठित किया। चूंकि इसमें 40 लोग सम्मिलित किए गए, इसलिए इसे चरगान अथवा चालीसा कहा गया। अमीरों का ये दल चालीसा के नाम से विख्यात हुआ। इन लोगों को प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया गया। चूंकि दल के सदस्यों की उन्नति इल्तुतमिश की कृपा पर निर्भर थी, अतः ये हमेशा उसके प्रति निष्ठावान बने रहे और इस तरह उसने राज्य दरबार में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यल्दोज का दमन। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना, तब गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दोज ने इसे गजनी राज्य के अंतर्गत मानते हुए भारतीय प्रदेश का शासक के रूप में उसे स्वीकार कर उसे राजकीय चिन्ह भेजे। चूंकि उस समय इल्तुतमिश यल्दोज से शत्रुता या युद्ध नहीं करना चाहता था या उस स्थिति में नहीं था, अतः उसने उस सभी चीजों को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस अपमान का प्रतिशोध लेने की वो अवसर की तलाश कर रहा था। उधर यल्दोज ने कुबाचा पर आक्रमण करके लाहौर तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। इल्तुतमिश ने इसी अवसर पर तटस्थता की नीति अपनाई और अवसर पाकर सुरसती और कुम्हाव और भटिंडा पर अपना अधिकार जमा लिया। 1215 में ख्वारिज्म के शाह ने यल्दोज को परास्त कर गजनी से खदेड़ दिया। यल्दोज लाहौर से भागा और थानेश्वर तक पंजाब के क्षेत्र में आ जमा। उसका इरादा दिल्ली पर आक्रमण करने का था, अतः इल्तुतमिश ने आगे बढ़कर उसका सामना करने का निश्चय किया। तराइन के ऐतिहासिक मैदान में दोनों के मध्य भीषण युद्ध संपादित हुआ, जिसमें उसने यल्दोज को परास्त कर बंदी बना लिया और कुछ दिनों बाद उसका वध कर दिया गया। फिर थी कुबाचा का दमन। नसरुद्दीन कुबाचा गोरी का एक दास था। ऐबक की भांति ही उसने अपने स्वामी की सेवा की थी और गोरी ने उसे कच्छ का सूबेदार नियुक्त किया था। कुबाचा अपनी योग्यता तथा पराक्रम से मुल्तान समस्त सिंध प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की 2 पुत्रियों से विवाह किया और ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर राज चिन्ह धारण कर लिया। इल्तुतमिश ने इसके लिए प्रबल प्रतिद्वंदिता स्थापित की। गजनी के शासक यल्दोज ने उसे लाहौर छीन लिया, परंतु जब यल्दोज यल्दोज इल्तुतमिश से पराजित हुआ, तो उस स्थिति का लाभ उठाकर कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया और 1217 में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करके उससे लाहौर भी छीन लिया। पराजित कुबाचा ने उस समय इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर चुकाने का वचन भी दे दिया। फिर भी कुबाचा एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता रहा। इल्तुतमिश उसके लिए हमेशा वो भय का विषय बना रहा। इस बीच चंगेज खान से परास्त होकर ख्वारिज्म का जलालुद्दीन मकबरनी भागकर पंजाब पहुंच गया। उसने कुबाचा के राज्य में लूट करके उसे भारी क्षति पहुंचाई। उधर मंगोलों ने भी मुल्तान में लूटमार की और उसे क्षति पहुंचाई। जलालुद्दीन और मंगोलों की वापसी के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की कमजोर स्थिति का लाभ उठाते हुए कच्छ और मुल्तान पर एक साथ आक्रमण कर दिया। कुबाचा परास्त हुआ। उसने भागकर सिंध के दुर्ग में आश्रय लिया। कच्छ और मुल्तान पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इसके बाद सेनानायक जुनौदी को भक्कर का घेरा डालने का काम सौंपा गया। 2 मास की घेराबंदी ने कुबाचा की स्थिति को और अधिक दयनीय बना दिया। उसने संधि की याचना की, लेकिन इल्तुतमिश ने बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए कहा। इससे बचने के लिए कुबाचा
ने भागकर वहां से नाव में बैठकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी नाव नदी में डूब गई और इस प्रकार इल्तुतमिश के दूसरे प्रतिद्वंदी का अंत हो गया। सिंध, मुल्तान, कच्छ, पंजाब जैसे क्षेत्रों पर उसका अधिकार हो गया और दिल्ली सल्तनत की शक्ति और साधनों में अत्यधिक विकास हुआ। अब था मंगोल आक्रमण और उसका समाधान। 1221 में इल्तुतमिश के सामने मंगोल आक्रमण एक भयंकर संकट के रूप में आ खड़ा हुआ। मध्य एशिया के रेगिस्तान में बसने वाली मंगोल जाति को चंगेज खान ने संगठित करके तुर्किस्तान, ईरान, मध्य एशिया और फारस को जीत लिया। चंगेज खान की मंगोल सेना के सामने ख्वारिज्म का शक्तिशाली साम्राज्य भी धराशायी हो गया। ख्वारिज्म का शाह कैस्पियन सागर की तरफ भागा और युवराज जलालुद्दीन मकमनी भारत की ओर आ गया। युवराज का पीछा करते हुए मंगोल भी भारत की ओर आ धमके। जलालुद्दीन ने कुबाचा के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और पंजाब के खोखरों से मित्रता स्थापित करके पंजाब पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद उसने इल्तुतमिश की सेवा में अपना एक दूत भेजकर मंगोलों के विरुद्ध सैनिक सहायता की अपील की। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने कूटनीति या दूरदर्शिता से काम लिया और विनम्रतापूर्वक यह कहलाकर भेज दिया दूत को कि भारतीय जलवायु उसके अनुकूल नहीं है, अतः आप पंजाब खाली कर दें, पंजाब से वापस लौट जाएं। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने भावी युद्ध की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जोर शोर के साथ सैनिक तैयारियां भी पुख्ता कर ली। बंगाल विजय। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल का सूबेदार अली मर्दान एक छत्र शासक के रूप में बंगाल में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। उसने दिल्ली को वार्षिक कर भेजना भी बंद कर दिया और अपनी शक्ति या सत्ता को मजबूत बनाने की दृष्टि से खलजी सरदारों को उसने क्रूरता से दमन किया। बहुत सारे सरदारों को मौत के घाट उतार दिया। परिणाम स्वरूप अधिकांश खिलजी सरदार उसके शत्रु बन गए और 2 वर्ष के भीतर ही अली मर्दान का वध कर दिया। इसके बाद उसने हिमासुद्दीन एवाज को अपना शासक बनाया। इवाज ने बिहार पर आक्रमण किया और उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। इल्तुतमिश ने एक शक्तिशाली सेना स्थापित की और सेना के साथ सैन्य अभियान करने का निश्चय किया। बिना किसी प्रतिरोध के दक्षिण बिहार पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद वो बंगाल की तरफ बढ़ा। यद्यपि एवाज ने युद्ध की तैयारी कर रखी थी, लेकिन उसने ठीक समय पर अपना निर्णय बदल लिया और इल्तुतमिश के साथ समझौता कर लिया, संधि कर ली। संधि के अनुसार इवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। बिहार का क्षेत्र इल्तुतमिश को सौंप दिया गया और वार्षिक कर या लगान देने का वचन दिया गया। स्वतंत्र शासक के राजकीय चिन्हों और उपाधियों को भी उसने त्याग दिया। इससे संतुष्ट होकर सुल्तान इल्तुतमिश वापस लौट आया और लौटते समय ही मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। परंतु इल्तुतमिश के लौटते ही इवाज ने बिहार पर आक्रमण कर दिया और मलिक जानी को खदेड़कर बिहार पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। क्रोधित इल्तुतमिश ने अपने लड़के नसरुद्दीन महमूद शाह को अवध का सूबेदार जो उस समय था, इवाज के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करने का आदेश दिया। महमूद शाह एक योगी और पराक्रमी युवा सेनानायक था। अवध के हिंदू सरदारों का दमन करने में उसने काफी यश कमाया था। 1226 में इवाज पूर्व की ओर किसी अन्य युद्ध में उलझा हुआ था। नसरुद्दीन ने अचानक इवाज के ऊपर आक्रमण कर दिया। राजधानी लखनऊ पर आक्रमण कर
उसने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। इवान ने पलट कर नसरुद्दीन पर आक्रमण किया, परंतु वह युद्ध में मारा गया और बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने बंगाल के शासन की बागडोर महमूद को सौंप दी, परंतु 1229 में राजकुमार महमूद की मृत्यु हो गई और खिलजी सरदारों ने बंगाल में पुनः एक बार विद्रोह कर दिया। उसमें से एक मलिक इख्तियारुद्दीन बलखा बंगाल का सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश ने 1230 में पुनः बंगाल का सैन्य अभियान स्वयं किया। फिर आते हैं पंजाब के खोखरों का दमन। भयंकर संघर्ष के बाद खोखरों का दमन इल्तुतमिश द्वारा कर दिया गया। सियालकोट, जालंधर और नंदा के क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार स्थापित किया। खोखरों को नियंत्रित करने की दृष्टि से इन क्षेत्रों में नई सैनिक चौकियां बनाई गईं और नसरुद्दीन एलिप-गोन को नंदा में नियुक्त किया गया। राजपूत शासक एवं हिंदू शासकों पर नियंत्रण। 1226 में उसने राजपूतों के शक्तिशाली दुर्ग रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लिया और 30 तक उसने सेनाओं ने या इल्तुतमिश ने सैन्य कार्रवाई करते हुए जालोर, अजमेर, बयाना, तखतगढ़, सांबर को भी जीत लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसके द्वारा किया गया वो था खलीफा से सम्मान प्राप्त करना, अपने आप को स्थापित करना। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर सिंहासन के अन्य दावेदारों को परास्त करके दिल्ली के सिंहासन पर अपनी स्थिति सुदृढ़ और मजबूत बना ली थी, फिर भी इस्लामी कानून के हिसाब से राज्य अधिकार अभी भी निर्बल बना हुआ था, क्योंकि वह एक दास रह चुका था। अतः उसने बगदाद के खलीफा से, जिसे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धर्माधिकारी और शासन अधिकारी माना जाता था, अपने राज्य को वैधानिक मान्यता प्रदान करने का निवेदन किया। बगदाद के शासक ने तत्काल उसे खलीफा इमाम मुसाफिर बिल्ला के नाम से सम्मानित किया और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसने नासिर अमीर उल मोमनीद अर्थात खलीफा के सहायक की उपाधि प्राप्त की। खलीफा से उसने खिल्लत प्राप्त की और इस घटना का राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व रहा। खलीफा की स्वीकृति के बाद वैधानिक रूप से वो एक सशक्त शासक के रूप में स्थापित हो गया। मुसलमानों ने भी उसकी आज्ञा का पालन करना प्रारंभ कर दिया। उसकी आज्ञा या उसके आदेशों की अवज्ञा अब धर्म अवज्ञा थी या धर्म की अवहेलना थी। अब उन लोगों के भी मुंह बंद हो गए जो उसे दास मानकर उसके राज्य अधिकार की आलोचना करते थे। खलीफा द्वारा प्रदत्त सम्मान से मुस्लिम संसार में इल्तुतमिश ने अपने यश, अपने मान सम्मान को बढ़ा लिया। लास्ट में अब बात करते हैं इल्तुतमिश की मृत्यु। बयाना अभियान के समय इल्तुतमिश बीमार हो गया और अप्रैल 1336 में उसकी मृत्यु हो गई। अंत में मूल्यांकन। इल्तुतमिश एक अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। उसने मुद्रा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार किया। न्यायप्रिय शासक था। उसने अपने जीवन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधूरी इमारत कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया। इसके अलावा भी उसने कई महत्वपूर्ण मस्जिदों का निर्माण करा। दिल्ली सल्तनत को एक स्थायी राज्य के रूप में स्थापित किया और यही कारण है कि उसने जो कार्य किए उसके कारण दिल्ली सल्तनत एक स्थायी स्वरूप में आई और उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक स्वीकार कर लिया गया। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।